नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं श्री राम वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस विद आशुतोष सर यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए हमने एक रेल सीरीज नाम से श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसको हम बहुत ही बढ़िया से चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, जिसका हमारा ये पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। पार्ट नंबर ये हमारा 7 है। पार्ट नंबर 6 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जिस किसी साथी ने ये हमारे पीछे के पार्ट नहीं देखे, पीछे की क्लासेस नहीं लिए, वो हमारी पीछे की क्लासेस को देख सकता है, जिससे उसे अच्छा नॉलेज, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम है श्री राम वर्मा और हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, और अगर समय बच गया हमारा तो आज हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारा कल क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम में करा था वो था ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमारा सही आंसर था ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी जानकारियां हमने पहले से ही पढ़ रखी थी। हमारा आज का जो अगला प्रश्न और पहला प्रश्न है वो रहने वाला है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सतत ऊर्जा का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एंट्रोपी का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर रहने वाला है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हम ना ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो उस रबर बैंड में खींचने के बाद कौन सी ऊर्जा प्रोड्यूस हो जाती है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। और ये जो हमारा प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। बताएंगे सभी साथी। हम जानते हैं साथियों, किसी रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं, खींचने के बाद उसे खींची हुई पोजीशन पे रखते हैं तो उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो एक ऊर्जा का रूप ले लेगी और हमारे हाथ में दूसरी साइड में चोट पहुंचाएगी। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, स्थितिज ऊर्जा। मांसपेशी ऊर्जा कोई ऊर्जा नहीं होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। जो हमारे यंत्र होते हैं उनसे बनाई गई ऊर्जा हमारी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा जब हम चलते हैं या हमारी कार व्हीकल चलती हैं, उसमें जो हमारी ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। हमारा सही आंसर स्थितिज ऊर्जा रहने वाला है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? द्रवों और ठोसों में, द्रवों में, गैसों में। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या रहने वाला? द्रवों और ठोसों में, या ठोसों में, द्रवों में, या गैसों में। हमारा सही आंसर रहने वाला है गैसों में, ऑप्शन डी। गैसों के कणों में जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो सबसे अधिक होती है। गैस में हमारे कण हैं जो बहुत ही ज्यादा भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक घर में एक माह में 900 गुणे 106 जूल कार ऊर्जा की खपत हुई है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? A house
consumes 900 गुणे 600 जूल ऑफ एनर्जी इन ए मंथ, हाउ मच इज दिस एनर्जी इन द यूनिट। हमें ये जो वैल्यू है उसे यूनिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करेंगे सभी साथी और बताएंगे। सोल्व करेंगे सभी साथी और आंसर करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें कुछ डाटा पता होना चाहिए, कुछ डेटा पता होना चाहिए। जैसे हमारा एक तो ये हमारा 106 जूल नहीं 10 की पावर 6 जूल है, 10 की पावर 6 जूल है। ये हमारा एक यूनिट बराबर होता है 1 kWh, 1 किलोवाट हावर, मतलब 1000 वाट, इसे एक यूनिट कहते हैं। और 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जूल सेम हमारा दिया रखा है, 10 की पावर 6 जूल, 10 की पावर 6 जूल हमारा दिया गया है। हमें इस वैल्यू को 3.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारी ये वैल्यू बन पाएगी। हम 900 को 3.6 से डिवाइड करेंगे, 3.6 से डिवाइड करेंगे 0, 9 चौक 36, 9 से हो जाए 9 एकम 9, 9 चौक 36, हमारा आ जाएगा 1000/4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बजे 4 पंचे 20, 0। हमारा सही आंसर 250, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक घर में एक माह में 900 गुणे 110 की पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा 250 जूल होगी। ये हमारा सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की किस ऊर्जा का उपयोग करके हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है, बताएंगे सभी साथी। ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या जलीय ऊर्जा, बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पवन चक्की जो है वो हमारी वायु ऊर्जा, वायु से चलती है, वायु मतलब पवन। पवन चक्की जो है हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा काम करती है। हमारा ऑप्शन ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपना स्थितिज ऊर्जा में डैश में बदल लेता है। यह क्या है। यांत्रिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। सही आंसर करेंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है, बताएंगे सभी साथी। यांत्रिक ऊर्जा जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल लेता है। किस में बदल लेता है। यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। यह हमारा बदल लेता है गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में हम कोई स्प्रिंग को खींचते हैं और खींचने के बाद वापस छोड़ते हैं तो ये हमारा चलता है। स्प्रिंग चल के किसी वस्तु पे या किसी उस पर चोट मारता है तो ये हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, बताएं। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। हमारा सही आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। वेग, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी। बताएंगे सभी साथी।
हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। ऑप्शन ए, वेग के साथ। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी वेग के साथ वृद्धि होती है। वेग बढ़ने के साथ साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा की भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु को ऊंचाई के साथ बदलती है? बताएंगे सभी साथी। गतिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर रहने वाला है डी, ऑप्शन डी। ऊर्जा किसी वस्तु को ऊंचाई के साथ बदल देती है। कोई स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, हम किसी वस्तु की ऊंचाई को जितनी ही ऊंचाई उसकी बढ़ाते हैं और ऊंचाई जितनी ही बढ़ती जाती है हमारी स्थितिज ऊर्जा भी उसमें बढ़ती जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पढ़ेंगे सभी साथी और आंसर सही करेंगे। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा? गुप्त ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? बताएंगे सभी साथी। ये गुप्त ऊर्जा हमारा कोई ऊर्जा नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन हमारे 3 बचते हैं, इनमें से सभी साथी आंसर करेंगे। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बताएंगे सभी साथी हमारा कौन सा सही आंसर रहने वाला है? हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित बांध बनाने से जो पानी संग्रहित किया जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? बताएंगे सभी साथी। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा? हमारा सही आंसर रहने वाला है स्थितिज ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा पानी से बनाई जाती है, ना कि उसमें होती है। पानी से हमारी विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पानी में हमारी स्थित होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? बताएंगे सभी साथी। स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा? बताएंगे सभी साथी हमारी कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? हमारा सही आंसर रहने वाला है स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। हमारा सही आंसर रहने वाला है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की एनर्जी की व्यवसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, किलोवाट जूल, वाट घंटा? बताएंगे सभी साथी। हमारी ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई होती है जूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? बताएंगे सभी साथी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में या खींचे गए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? बताएंगे सभी साथी। एक सेकेंड, अरे रुक का नहीं रहा है वीडियो। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? बताएंगे। घर्षण, समय, द्रव्यमान, गति? सभी साथी आंसर पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या रहने वाला है। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है गति के कारण, ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वजन और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और इसके स्थान पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर। हमारे सभी साथी प्रश्न को पढ़ेंगे और हमारा सही आंसर क्या होगा बताएंगे। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी हमारे वजन और इसके स्थान पर निर्भर करती है। वजन और इसके स्थान पर निर्भर करती है। मास एंड स्थान, जो हमारा वेग, हमारी वस्तु है, वेग में परिवर्तन होता है, एक मतलब एक पॉइंट से पॉइंट दूसरे तक जाती है वो, वजन और इसके स्थान के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया? एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। बताएंगे सभी साथी। हमारे ऑप्शन दिए रखे हैं, इनमें से किस 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 ऑप्शन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी, किस हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा किस या कौन सी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना। हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, एक पेंडुलम का झूलना। ये हमारा पेंडुलम झूलना, ये हमारा पेंडुलम जो है झूलेगा, तो यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे लेवल 1 के प्रश्न यहाँ तक समाप्त होते हैं। इसके बाद हमारे लेवल 2 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। लेवल 2, लेवल 2 का हमारा पहला प्रश्न है, 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो किया गया कार्य जूल में ज्ञात कीजिए। बताएंगे सभी साथी सही आंसर हमारा क्या होगा। हमारा वर्ग बराबर होता है दिख रहा है। हमारा W बराबर होता है फोर्स इंटू विस्थापन। बल हमारा लग रहा है 750 न्यूटन। 750 न्यूटन। हमारा W बराबर F इंटू या बल गुणे विस्थापन होता है। हम जानते हैं हमारा वर्ग जो है बल गुणे विस्थापन होता है। अब हमें इसमें बल दे रखा है और विस्थापन भी दे रखा है। ये 30 किलोग्राम मास ये हमें भटकाने के लिए बोर्ड ने दे रखा है। इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। सोल्व करेंगे कैसे? W बराबर हमारा बल है 750 न्यूटन और विस्थापन हमारा कितना है 16 मीटर। विस्थापन हमारा 16 मीटर। सोल्व करेंगे इसको। 16 0 0 16 पंचे 80 0 और 16 सत्ती 112 हमारा आंसर आ जाएगा 1200। 12,000। अब
हम जानते हैं कि 1 किलो जूल में क्या पूछ रहा है, किलो जूल में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तीन जीरो से 3 जीरो, हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, उदासीन होगा या शून्य होगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य कब होगा, किया गया कार्य कब शून्य होगा, ऋणात्मक पर, धनात्मक पर या उदासीन पर। हम जानते हैं हमारा जो पर्क होता है हमारा वर्क होता है F इंटू एस। विस्थापन अगर शून्य होगा तो फोर्स भी हमारा शून्य होगा और कार्य भी हमारा शून्य होगा। ऑप्शन डी हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति, दाब, ऊर्जा या फिर बल। हमारा सही आंसर होगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है और कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। बताएंगे सभी साथी, बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा पहला प्रश्न है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा हमारा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें हमारा कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। बताएंगे सभी साथी। हमारा सी ऑप्शन है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, इसमें भी बताएंगे सभी साथी कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। तथा अगला जो हमारा है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें कार्य हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। इसमें कपिल जो है वो 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, केवल खड़ा है, चल नहीं रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है तो विस्थापन अगर 0 होगा तो हमारा कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। कब बल द्वारा कार्य किया गया कार्य धनात्मक होगा, बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तब, या विस्थापन बल के लंबवत होता है तब, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है तब, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। सभी साथी हमारा सही आंसर बताएंगे। हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, विस्थापन बल की दिशा में होगा तब। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा, जब फोर्स और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहे हों। हमारा ये विस्थापन और ये हमारा बल, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो रहे हो तो हमारा जो कार्य है वो धनात्मक होता है। यदि अगर विपरीत दिशा में होगा तो हमारा ऋणात्मक होगा और लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब हमारा 90 डिग्री बनाएगा, तब हमारा 0 होगा। समझ चुके होंगे। और नेक्स्ट बताएंगे सभी साथी। अगला हमारा प्रश्न जो है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। किया गया कार्य शून्य है तो बताएंगे सभी साथी बल और विस्थापन द्वारा बनाया गया कोण कितना होना चाहिए। बताएंगे सभी साथी सही आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री या 45 डिग्री। बताएंगे सभी साथी।
हम जानते हैं कि अगर यदि हमारा फोर्स और विस्थापन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमारा वर्क जो है वो 0 होगा या शून्य होगा। हमारा ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। बताएंगे। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंसान ट्रेन को खींच रहा है। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। बताएंगे सभी साथी। बताएंगे सभी साथी। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों रहने वाला है। एक गधा अपनी पीठ पर ये गधा बन गया हमारा। ये गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है। जो वो बल लगा रहा है, बल और विस्थापन जो हमारा है, बल वो ऊपर लगा रहा है अपनी पीठ पर। बल अपनी पीठ पर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है फोर्स, और विस्थापन हमारा नीचे हो रहा है। यहां पर बन गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल हम जानते हैं ना, जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा वहां पर हमारा वर्क जो है वो 0 होगा या शून्य होगा। हमारा सही आंसर इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। कार्य होता है यदि डैश है। कार्य होता है यदि बल है, ऊर्जा है, घर्षण है, शक्ति है। बताएंगे कार्य कब होगा। बल होगा तब होगा। कार्य कब होगा। बल होगा या ऊर्जा के द्वारा होगा, घर्षण के द्वारा होगा, शक्ति के द्वारा होगा। हम जानते हैं कि हमारा वर्क जो है वो रहता है बल इंटू विस्थापन। अब यहां पर दे रखा है बल। यदि हमारा बल होगा तो कार्य होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा। पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं लंबवत मतलब परपेंडिकुलर। इसमें कह रहा है फोर्स हमारा इधर लग रहा है और विस्थापन इसके ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है या लंबवत लग रहा है। विस्थापन लंबवत लग रहा है। अभी यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का एंगल। हम जानते हैं जहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा वहाँ पर हमारा कार्य शून्य होगा। वहाँ पर हमारा कार्य शून्य या 0 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। बताएंगे सभी साथी। विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। निम्न में किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर, आरोपित बल पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। हमारा सही आंसर होगा विस्थापन पर भी करता है, आरोपित बल पर भी करता है। बल तो होता ही है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। हमारा वर्ग जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के द्रव्यमान की जिक्र हमारे पार सूत्र में नहीं दे रखी है। हमारा सूत्र होता है वर्ग फोर्स इंटू विस्थापन। वर्ग कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। अगला प्रश्न हमारा है जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे
लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या होता है? पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। सकारात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, अधिकतम सकारात्मक कार्य या बिल्कुल कोई कार्य नहीं होता है, बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर है, हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है, कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है पर दीवार में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वहां पर हमारा कार्य जो वो है बिल्कुल कोई कार्य नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विस्थापन जीरो रहता है। विस्थापन जीरो रहता है तो हमारा कार्य भी जीरो होता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर, बताएंगे सभी साथी। पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पर। हमारा सही आंसर रहने वाला है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। हमारा जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक वेग की जिक्र हमारे वर्ग में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? सेम क्वेश्चन पर जो ऑप्शंस हैं वो हमारे चेंज हैं, पढ़ेंगे और बताएंगे। वह कोण जिस पर बल विस्थापित हेतु प्रवृत्त है, प्रयुक्त बल, विस्थापन, वस्तु के आरंभिक वेग। हमारा सही आंसर इसका भी रहने वाला है वस्तु के आरंभिक वेग। वस्तु के आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग सेम एक ही बात होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, डैश ना होने पर किस किया गया कार्य शून्य होता है? बताएंगे सभी साथी। हमारे ऑप्शन वेग, विस्थापन, शक्ति, संवेग, बताएंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर करेंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर होगा विस्थापन। यदि किसी वस्तु में विस्थापन नहीं होता है तो हमारा वर्ग भी शून्य रहता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं है, वस्तु विस्थापित नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। ऑप्शंस पढ़ेंगे और बताएंगे हमारा सही आंसर क्या होगा। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक शर्त है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जब अगर वस्तु विस्थापित होगी तभी हमारा कार्य संपन्न होगा। अगला प्रश्न है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है, त्वरण कहलाता है, कार्य कहलाता है या फिर भार कहलाता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य हमारा होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। अगला प्रश्न हमारा है, कार्य का गुणनफल है। कार्य का गुणनफल है ऊर्जा और आयतन, शक्ति और विस्थापन, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का गुणनफल है, बताएंगे सभी साथी। सही आंसर करेंगे सभी साथी। हमारा सही आंसर रहने वाला है बल और बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन। ये विस्थापन और ये बल। बल और विस्थापन अगर दोनों ही दोनों एक ही दिशा में हो तो वो हमारा वहां पर हमारा कार्य होता है। अगला प्रश्न, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? विस्थापन पर, बल पर। बल और F और 5 के भी, अरे 5 के बीच का कोण, ये 5 नहीं है, S है। ये हमारा S है। फोर्स और
विस्थापन के बीच का कोण या संवेग पर, किस पर नहीं निर्भर करता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, हमारा कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिमाण और दिशा। हमारा सही आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। यह भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सम्मान करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? बताएंगे सभी साथी। एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा, ये वायु ये कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार पर वायु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए सही रहने वाला है, हमारा कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि हमारा विस्थापन और बल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो हमारा जो कार्य है वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। बताएंगे सभी साथी हमारा कौन सा गुण नहीं है? कार्य की दिशा होती है, हाँ जी कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए, आवश्यक है। बल लगाया जाना चाहिए, आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी, कार्य का केवल परिमाण होता है, ये हमारा गुण इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? पढ़ेंगे और बताएंगे सभी साथी। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। बताएंगे सभी साथी। एक लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ये हमारा होता है, ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है। ये हमारा वर्ग जीरो का एग्जाम्पल है। लड़की द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली आगे बढ़ना, ये हमारा पॉजिटिव का है, प्लस धनात्मक कार्य का। सतह पर खड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सतह पर खड़े पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, ये भी होता है। हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, ये हमारा कार्य का एग्जाम्पल नहीं है। अगला प्रश्न, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो शक्ति का प्रयोग किया गया होता है। कोई कार्य नहीं हुआ होता है, शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कार्य हुआ। बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा? बताएंगे सभी साथी, पढ़ेंगे और बताएंगे सही हमारा आंसर क्या होगा। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, फोर्स ऊपर लगाया जा रहा है
और विस्थापन हमारा इधर हो रहा है, तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल हमें पता है जब भी बनता है तो हमारा कोई कार्य नहीं होता, कार्य नहीं हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, यदि बल और विस्थापन के बीच कोण, कितना कोण हो तो क्या गया कार्य ऋणात्मक होता है, बताएंगे सभी साथी। 45 डिग्री, 45 डिग्री पर जो हमारा वर्ग है निगेटिव होता है, या 0 डिग्री पर हमारा वर्ग निगेटिव होता है, या 90 डिग्री पर, या फिर 180 डिग्री पर, बताएंगे सभी साथी हमारा सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं यदि हमारा 90 डिग्री बल और विस्थापन 90 डिग्री बनाता है तो वहां पर हमारा वर्ग 0 होता है, वहां पर हमारा वर्ग 0 होता है, वर्ग 0 होता है। नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा बनाते 91 से लेकर 180 तक, 180 तक हमारा नेगेटिव होता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया रखा है, ये हमारा सही हो जाएगा। और 0 डिग्री पर हमारा सबसे अधिक होता है, 0 डिग्री पर हमारा सबसे अधिक धनात्मक होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। 90 डिग्री पर 0 और 91 से लेकर 180 डिग्री तक ऋणात्मक, और 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक हमारा धनात्मक रहता है। हमारा ये जो प्रश्न था ये लास्ट प्रश्न था। इसके बाद हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहें। जय हिंद साथियों।